हाँ, 50 दिन जो टाइम बचा हुआ है ना, इसको देख लीजिए। मेन जो फोकस एरिया है ना, आपको भी पता है कि पीटी निकालने का सबसे मेन फॉर्मूला है कि आप हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, पॉलिटी और मैथमेटिक्स जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 सेक्शन को अच्छे से अगर पकड़ लेंगे और इकोनॉमी का आपका बजट सर्वे और इसका कुछ बेसिक्स हो जाएगा। स्किप करने वाला जो चीज़ है कि स्किप नहीं कर सकते हैं, जिसको स्किप करना समझिए कि एक गुनाह है ना, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का आप देखिएगा कि लगातार 30 to 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन बिहार को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उससे क्वेश्चन आते हैं। करंट से 25 से 30 क्वेश्चन, उस करंट में इकोनॉमी के भी करंट रहते हैं, पॉलिटी के भी करंट रहते हैं, है ना, ज्योग्राफी के भी करंट रहते हैं। तो हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें करंट अफेयर का जो भी टॉपिक साथ साथ है उसको कवर करते चलेंगे, है ना। तो पीटी का मेन फार्मूला है आपका हिस्ट्री, साइंस, है ना, और करंट अफेयर। 90 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 100 क्वेश्चन, है ना। और बाकी जो 50 क्वेश्चन बच जाता है उसमें आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो सब चीज़ आप लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। जिस तरह से चल रहा है आप लोग का क्लास, है ना, अगर उसको उसी रिदम में आप लोग तैयार कर लिए, है ना, तो 100+ कहीं नहीं गया आपका मार्क्स, मिनिमम 100+ आप करके आएंगे। कट ऑफ कितना जाता है आप देखिए, नए जब से पैटर्न चेंज हुआ है 90 क्रॉस ही नहीं किया, है ना। पिछली बार शायद 88 था, है ना। तो 100+ इसको सेफ स्कोर है, हालांकि उससे ज़्यादा आप करके आएंगे। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट है उसको स्किप नहीं करना है, उसको डेली आप रिविज़न में रखिए। हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, है ना। और मैथमेटिक्स जो आता है उसको प्रैक्टिस करते हुए 10 क्वेश्चन, है ना। बनाने वाले 10 में 10 बना के आते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए। 3-4 जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रखना है। और बाकी जो बचा हुआ है ना, ये आपको एज दिलाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना, आप बाकी लोगों से क्या होगा, एज दिलाएगा आपको, क्योंकि इस पर सब लोग ध्यान नहीं देता है ना। थोड़ा बहुत सर्वे बजट पढ़ लेगा एग्ज़ाम के टाइम में, हो गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना आपको। 50 दिन टाइम बहुत है ना, और नहीं पढ़ने वाले के लिए कम है ना। तो बहुत टाइम है, 50 डेज़ इसमें आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन, है ना। और इन्फ्लेशन को हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। इसका जो कंसेप्ट है, इसके जो कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़ते हुए, इससे कुछ करंट अफेयर्स हैं, जैसे CPI, WPI, बेस ईयर चेंज हुआ है। कल का न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, WPI का बेस ईयर चेंज हो गया, है ना। IIP का बेस ईयर चेंज हुआ, है ना। CPI का बेस ईयर चेंज हुआ। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन आएगा, कि जब भी ऐसा कुछ होता है। अभी DSO का एक PT हुआ था 2025 में शायद, है ना। उसमें क्वेश्चन पूछा था GDP, CPI और IIP, है ना, का बेस ईयर कौन सा है, कितना चेंज हुआ है, सब कुछ सीरियल वाइज दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आज का सेशन। इसमें हम लोग इससे जो करंट अफेयर से रिलेटेड वो पढ़ लेंगे, और साथ में इसका जो बेसिक है वो पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर उसका करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है ना। चेंज हो गया। तो आज का टॉपिक है हम लोग का इन्फ्लेशन। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, तो क्या होगा, महंगाई का बढ़ना, है ना। कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कंटिन्यूअस क्या हो, गुड्स या सर्विसेज के दाम क्या हो, बढ़े, महंगाई का बढ़ना ही क्या है, इन्फ्लेशन है ना। सब लोग जानते हैं इसको। इसको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि 2024 में कोई सामान, कोई चीज़ 10 रुपीज़ का मिल रहा है, 2026 में वहीं कितना हो जाए, 20 रुपीज़ का, तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, 10 रुपीज़ बढ़ा। परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%,
है ना। इसको थोड़ा बहुत हम नोट डाउन भी करवा देंगे आपको, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी के टर्म में अगर देखा जाए तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी डिक्लाइन होना करेंसी का क्या कहलाता है? हाँ, जो जैसे परचेज वही इन्फ्लेशन ही कहलाएगा। जैसे कि करेंसी का क्या हो, परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए या डिक्लाइन करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे 50 पैसे का पहले चलता था सिक्का, अब चलता है? अब नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी मार्केट से ख़त्म हो गया, है ना। पहले 50 पैसे में एक टॉफ़ी मिल जाता था, या फिर 1 रुपये में 4 टॉफ़ी मिलता था, 25 पैसे में चलता था। हम लोग देखे हैं कि हाँ साइकिल आ जाता था, लेकिन 1 रुपया अगर लेके जाते थे, है ना, तो 25 पैसे के हिसाब से 4 टॉफ़ी मिल जाता था। तो उस समय क्या था, 25 पैसे भी चलते थे, है ना। उससे पहले 1 अन्ना, 2 अन्ना, 3 अन्ना चलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी डिक्लाइन कर गया, वो मार्केट से क्या हो गया, इकोनॉमी से भाग गया, है ना। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा। कंटिन्यूअस राइज इन continuous rise in the prices of continuous rise in the prices of goods and services हो गया, कॉमा देकर लिख लीजिए। लीडिंग टू डिक्लाइन leading to the decline of the purchasing power capacity of leading to the decline of purchasing power capacity purchasing power capacity of परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ करेंसी। यानी करेंसी का परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या हो जाए, धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एन, है ना। समझ में आया। अब आगे एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है, मैं आपसे पूछूं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो किसको प्रॉफिट होता है, किसको लॉस होता है? मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्रोवाइडर और एक होता है रिसिपेंट, है ना, जिसको इकोनॉमी के टर्म में बोलते हैं लेंडर एंड बोरोवर, है ना। तो किसको लाभ और किसको हानि होगा, बताइए। एक होते हैं लेंडर और एक होते हैं प्रोवाइडर, जिसको बोलते हैं। इकोनॉमी में 2 लोग होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, रिसिपेंट होता है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की नीड है, आपके पास पैसे नहीं है, आप किसके पास जाते हैं, लेंडर के पास जाते हैं। वो आपको लेंडिंग करता है, प्रोवाइड करता है आपके नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बैंक क्या है, लेंडर है, हम क्या हैं, वो है, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो इसमें से प्रॉफिट होता है किसको, बोरोवर को, लॉस किसको होता है। कैसे, इसको समझिए, बाकी लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो किसको प्रॉफिट होगा, देखिए 2024 में मान लीजिए एक सोहन है जो लेंडर है, एक मोहन क्या है, बोरोवर, ठीक है। 2025 में इन्होंने 100 रुपीज दिया किसको, मोहन को, ठीक है। कोई सामान, अजय बैठ से, कोई भी सामान 2025 में अगर 100 का मिल रहा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2026 में वो 100 का ही मिलेगा, उसका दाम हो सकता है बढ़ गया,
है ना। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सामान 2025 में 100 का मिल रहा था, अभी कितना हो गया है, 200 हो गया हो या 150 हो गया हो, जितना मान लीजिए आप मान लेते हैं 200 का हो गया, ठीक है। सोहन ने मोहन को कितना दिया, 100 रुपीज़ दिया, तो जितना दिया है उतना ही वापस करेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। मोहन फिर क्या करेंगे 2026 में, मोहन इस 100 रुपीज़ को सोहन को क्या करेंगे, वापस कर देंगे, है ना। तो सोहन को कितना मिला, 100 रुपया मिला, लेकिन जब उस सामान को खरीदने जाएंगे तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, उन्हें पे करना पड़ेगा 200, है ना। तो उन्हें लॉस कितने का होगा, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। फायदे में कौन रहा, मोहन रहा। लेने वाला क्या हुआ, लेने वाला प्रॉफिट में चला गया और देने वाला लॉस में चला गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ने पे यही होता है ना। ये याद रखिएगा, ये कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है ना, कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो किसको फ़ायदा किसको, एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है, यूपीएससी का कोई क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले पीटी में, उसमें आया हुआ है ये स्टेटमेंट, किसको प्रॉफिट होता है किसको लॉस होता है। लेंडर समझ गए ना, लेंडर मतलब प्रोवाइडर और बोरोवर मतलब रिसिपेंट, ठीक है। तो देने वाले को नुकसान और लेने वाले को फ़ायदा, ठीक है। बैंक भी, अब बैंक पे आते हैं। जिस रेट से इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर रहा है उस रेट से अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका लॉस होगा, है ना। तो बैंक भी क्या करते हैं कि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी रेट से क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं, है ना। जब ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रेडिट लेना, लोन लेना महंगा हो जाता है, ठीक है। लोन लेना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, और मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो ये पूरा सर्कुलर है, समझ में आया। तो इन्फ्लेशन में हम लोग क्या समझे, उसका डेफिनेशन, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो किसको प्रॉफिट होता है किसको लॉस होता है, बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। क्वेश्चन को रट के नहीं बना पाएंगे आप, इसको क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको समझ के एनालाइज करके बनाना है। हाँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन रट के नहीं बनाया जाता है, क्वेश्चन देखने के बाद उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। हाँ, एनालाइज करके तब बनाना है ना। एक माइंड मैप बनाइए दिमाग में कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, फिर आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, डेट वर्ड पूछ रहा है तो उसमें तो याद होना चाहिए, है ना, लेकिन अगर कंसेप्ट पूछे तो उसको थोड़ा एनालाइज करके ही बनाना है। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इन्फ्लेशन अगर देखेंगे तो मेनली 3 टाइप्स का होता है, पढ़े होंगे आप लोग, अगर जानते हो तो बताइए। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। मेनली 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कौन सा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और थर्ड हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल या बॉटल नेक, इसको बोलते हैं बॉटल नेक, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश होता है PUSH,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है? तीनों है। तीनों को समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके, है ना, कम समय लेते हुए। क्या है, मिटा दें? चलिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं जो कल हम बता रहे थे आपको, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पे लाके क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है ना। किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए या जीडीपी ग्रोथ के लिए डिमांड और सप्लाई का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड और सप्लाई बनी हुई है ना, तो उस इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, है ना। जहाँ कहीं भी डिमांड कम हो जाए या सप्लाई कम हो जाए, वहाँ क्या होता है, इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है या डिक्लाइन करने लगती है ना। आप जापान का एग्जांपल लीजिए, है ना। जापान में क्या है कि अधिकांश जो पॉपुलेशन है क्या हो चुकी है, ओल्ड एज हो चुका है। तो ओल्ड एज का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होता है। ज़्यादा डिमांड किसका होता है, यंग पॉपुलेशन का। इंडिया में क्या है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। तो जापान में क्या है कि डिमांड की बहुत कमी है, डिमांड क्या है, लो है। तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया जाता है वहाँ पे। वो हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल डिमांड कैसे क्रिएट किया जाता है। इंडिया की बात करें तो किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए डिमांड और सप्लाई का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया में क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हुआ, डिमांड बढ़ने पर जब इन्फ्लेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सिंपल वर्ड में। ज़्यादा हम थियोरेटिकल वर्ड में नहीं जाएंगे या टेक्निकल वर्ड में नहीं जाएंगे। हम लोग को समझना है कि डिमांड बढ़ने पे क्या हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड क्यों बढ़ता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। किसी भी इकोनॉमी में सप्लाई क्या हो, कम हो, इस सप्लाई के रिस्पेक्ट में डिमांड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इन्फ्लेशन बढ़ना क्या है, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि अभी लेमन बहुत महंगा हो गया था, एक एक लेमन आपको 10 रुपीज़, कहीं कहीं 20 रुपीज़ में मिलता था एक लेमन। ऐसा क्यों हुआ, सप्लाई कम था, सीजन नहीं है ना, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है ना, और गर्मी में डिमांड भी उसकी क्या है, बहुत हाई है। तो जब किसी भी चीज़ का डिमांड हाई हो जाएगा और सप्लाई कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। आप मार्केट में जाते होंगे सब्जी मंडी में, है ना, स्टार्टिंग में खूब सस्ता रहता है ना। जिस चीज़ का शॉर्टेज होगा मार्केट में, उसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तुरंत ही बढ़ जाता है। तो आसपास भी दिखाई देता है आपको, वैसे ही ये होल इकॉनमी में भी दिखाई देता है आपको, है ना। इंडियन इकॉनमी की बात करें तो डिमांड क्यों बढ़ता है, इंडिया में डिमांड क्यों ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अलावा हाँ, ये तो मेन कॉजेज हो गया। आखिर लोगों के पास डिमांड क्यों है, क्योंकि पैसा है ना। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, आप डिमांड करेंगे, बिना इसका डिमांड हो सकता है। तो डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है, मनी सप्लाई। मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। गवर्नमेंट भी क्या करती है कि वेलफेयर स्कीम में या और भी सारी स्कीम में क्या करती है, पैसे खर्च करती है, उससे मनी सप्लाई बना रहता है। बैंक क्या करते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट में पब्लिक को क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, इससे मनी सप्लाई बना रहता है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है इंडिया में। इसीलिए इंडिया में क्या है, डिमांड, लोगों के पास मनी सरप्लस है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, बढ़ती है, और जिससे क्या होता है, उस जब मनी सरप्लस होगा, खाने से ज़्यादा पैसा बचेगा, तो हम क्या करते हैं, फिर किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, सोचेंगे कि कूलर ले लें, फ्रिज ले लें। पहले इतना ज़्यादा कूलर और एसी चलता था नहीं, क्यों, क्योंकि लोग के पास पैसा ही नहीं था। अभी आप जाके देखिए कि गांव में तो सब घर में कूलर कम से कम हो ही गया है। अब एसी का भी चलन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम क्या हुए, बढ़े, है ना।
और इसीलिए उसका डिमांड, एसी का डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो गांव में भी आप देखिए कि एसी और कूलर का चलन क्या हुआ है, बढ़ गया। पहले किसी किसी घर में होता था, एसी लगा होता था, माना जाता था कि बहुत अच्छा फैमिली है, लेकिन अब देखिए कि लगभग हर गांव में 2-4 घर ऐसा होगा जहां मिल जाएगा। तो क्यों, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, बढ़ा, है ना। सोर्स ऑफ इनकम क्यों बढ़ा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना। लोग या तो गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में भी हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इस वजह से डिमांड क्या होता है, बढ़ता बढ़ता। समझ में आया। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया। सप्लाई, डिमांड के रिस्पेक्ट में सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना, तो क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है ना। इससे पता ये चलता है कि इकोनॉमी में क्या है, डिमांड बना हुआ है। डिमांड बढ़ा रहेगा तो फिर उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, सप्लाई बढ़ाया जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई के लिए क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। सप्लाई मीन्स प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्रिएट होगा तो प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए। लेबर होगा तो लेबर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा, है ना। फिर उनके पास पैसे आएंगे, तो ये सर्कुलर चलते रहता है। डिमांड क्रिएट होगा, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ाया जाएगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग लेबर को रिक्रूट किया जाएगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड क्रिएट होगा, और इस तरह इकोनॉमी क्या होता है, चलता रहता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड बना हुआ है तो समझिए कि वो इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है। समझ में आ गया। इसी में एक कंसेप्ट होता है, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। इसी में एक कंसेप्ट आता है। अच्छा, आप लोग कभी सोचते नहीं है कि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, क्यों ना सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती है। किसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दे, किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दे, है ना। क्यों ना सबको रोजगार एक ही साथ दे देती है। कभी दिमाग में आता है, दे देना चाहिए ताकि एक ही साथ जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट का खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा इकोनॉमी का नियम कहता है कि ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बना के रखना है। क्योंकि सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सबके पास पैसे आ जाएगा, है ना। तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उस मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा। फिर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस अचानक उतना प्रोडक्शन करना मुमकिन नहीं है, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि आप देखेंगे किसी भी सरकार के द्वारा, है ना, चाहे वो यूपी हो, एनडीए हो, कोई भी हो, है ना, जब विपक्ष में रहेंगे तो खूब हल्ला करेंगे कि बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयड है ना। लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो वहीं काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी के नियम के हिसाब से चलना है। अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए अचानक सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना। एक लिमिटेड लेवल पे किया जाता है, रुक रुक किया जाता है, ताकि डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, मेंटेन रहे। ठीक है, उसी के लिए एक वर्ड आता है जिसको कहा जाता है एक वर्ड है नैरो, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका फुल फॉर्म है ये नॉन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
हो गया। नॉन एसिलेवेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको लिख लीजिए। फिर समझाते हैं इसको। स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट below the specific unemployment rate below which inflation tends to rise एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसके नीचे जाने पर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाई हो जाता है। इसीलिए इसको मेंटेन करके रखा जाता है। कभी भी किसी भी इकोनॉमी में आप देखिए कि 0% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है ना। एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसके नीचे जाने पर क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। सिंपल थ्योरी जो होता है, फिलिप्स कर्व जो बताता है, हम पढ़ेंगे आगे फिलिप्स कर्व, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का जो रिलेशन है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इन्फ्लेशन क्या होता है, कम होता जाता है ना। लेकिन एक लिमिट के बाद उससे नीचे जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सबके हाथ में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस रिस्पेक्ट में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, सबको एम्प्लॉयड देखना नहीं चाहती है ना। एक लिमिटेड लेवल पे हर साल आप देखिएगा, अभी घोषणा भी हुआ है टीचर के लिए कि हर साल एवरी ईयर कितने 20,000 टीचर की वैकेंसी आएगी, है ना। क्यों? एक ही बार क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे ये भी कहानी है, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सरकार चाहे तो सबको एक साथ दे सकती है, लेकिन देने पे क्या होगा, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। अगर आप दे रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोडक्शन का मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट आपका, यहां तक क्लियर। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ गए आप लोग। इसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, हाँ ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फाइनल गुड्स का क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका दाम बढ़ता है ना। तो सभी इकोनॉमी में सभी चीज़ों के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल है एक तरह से। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो डीजल बढ़ेगा, डीजल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगी तो सभी गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अभी आप देखिएगा कि यूपी और बिहार में ऑयल के प्राइसेस में लगभग 10 to 12 रुपीज़ का डिफरेंस है ना। पेट्रोल की बात करूँ अगर तो वहाँ पे है 101, आप बिहार में कितना है, 114 है शायद, 16 हो गया, नहीं 114 है अभी तो हमको जहाँ तक है। चलिए मैं आपका भी लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन है 114,
देखिएगा, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में पेट्रोल के प्राइसेस में डिफरेंस क्यों होता है? एक तो वैट का है, उसके अलावा नहीं, ऑयल पे, पेट्रोलियम पे अभी नहीं जीएसटी लग रहा है। उसमें क्या है कि वैट, स्टेट अलग अलग वैट लगाते हैं, है ना, 114 के आसपास है, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, तो फाइनल गुड्स का क्या हो जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है। इसको लिखेंगे कि समझ में आ गया ना? फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कौन सा है? लिखवा दें, लिखिए, चलिए लिखिए, लिखिए लीजिए, लिखिए। It occurs mainly, it occurs mainly because of increase in the cost of प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल में, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। उसके अलावा भी जितने भी इनपुट्स हैं या वो मटेरियल्स के प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो फाइनल गुड का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फाइनल गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आगे है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, कभी कभी एग्जाम में इसको बॉटल नेक भी बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है। बॉटल नेक क्यों बोलते हैं, ये बॉटल है ना, ये अगर काट देंगे तो एक ही बार गिर जाएगा, और इसका नेक पतला है तो क्या होता है, पानी कम कम गिरता है। उसको क्या किया जाता है, नीचे रोक लिया जाता है। इसी में क्या किया जाता है, इसको लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, फिर बताते हैं। इट टेक प्लेस इन एनी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ, इट टेक प्लेस इन एनी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी, बिकॉज ऑफ क्या, स्ट्रक्चरल deficiencies such as, स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज क्या क्या होगा, होर्डिंग करके और मार्केट में थोड़ा थोड़ा सप्लाई किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है उसको क्या, बॉटल नेक, ठीक है ना। ब्लैक मार्केटिंग, कार्टेलाइजेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, आर नॉट एडिक्वेट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट एडिक्वेट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे डिमांड पुल, कॉस्ट पुल। डिमांड पुल क्या, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में कम है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कॉस्ट पुल में क्या पढ़े थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन फाइनल गुड्स का बढ़ जाता है, या उससे डिपेंडेंट जितने भी चीज़ें हैं सबकी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ ठीक है
लेकिन क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ही नहीं होने दिया जा रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है ना, डिमांड भी है, लेकिन बीच का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कल जो हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, बीच का जो डिस्ट्रीब्यूटर हो क्या कर लिया है, या तो होर्डिंग कर लिया है, या उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, या कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन समझते हैं, अपना कार्टेल समूह बना लेना, है ना, कार्टेल बनाकर कुछ प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा लेना। जैसे सीमेंट कंपनियां हैं, है ना, उनमें खूब कार्टेलाइजेशन चलता है। आप किसी भी सीमेंट को लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा प्राइस का, चाहे वो अल्ट्राटेक का हो या फिर विजम का हो या फिर किसी भी का भी हो। वो क्या करते हैं कि सब लोग मीटिंग करके ग्रुपिंग कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में ही क्या करना है, रखना है। सब जगह वहीं कार्टेलाइजेशन चलता है, ठीक है। एक जगह जितने भी, अगर लीची मैं गया था, मैं था अभी लखनऊ में, तो लीची लेने के लिए गया, ठीक है, तो जितना भी लगाया था सब ठेला, सबका प्राइस लगभग क्या है, सेम। एक क्या किया, एक अपने प्राइस को कम किया, ठीक है, एक क्या किया, उन लोगों से 50 रुपीज़ कम कर दिया, तो उसको क्या किया, वहाँ से भगा दिया सब, समझे कि यहाँ से जाओ, तुम कहीं और जाके बेचो, यहाँ मत बेचो, ठीक है। तो यही कार्टेलाइजेशन है, सब मिलकर जितने भी कंपटीटर हैं आपस में मिल जाएं और किसी प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करें, बढ़ा दें, है ना। और पब्लिक क्या होती है, कॉमन पीपल, उसी प्राइस पे लेने के लिए क्या होती है, मजबूर होती है, उसी को हम कहते हैं कार्टेलाइजेशन। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का क्या है, कॉजेज है, ठीक है। उसके अलावा लूप होल्स हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, है ना। मान लीजिए कि प्रोडक्शन खूब हुआ पोटैटो का या टोमेटो का या ओनियन का, खूब होता है, लेकिन उसका क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑफ सीजन में क्या होता है, जब सीजन होता है तब 2 रुपये किलो मिलता है ना, प्याज बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब ऑफ सीजन आएगा, बरसात का टाइम आएगा, तो प्याज हो जाएगा 80 रुपये किलो, हो जाता है ना। ये क्यों, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी में हमारा क्या है, लूप होल्स है, हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, है ना, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर जितना प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लें तो क्या होगा, साल भर के लिए हमारा वेट क्या होगा, स्टेबल रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, इस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। 3 चीज़ें पढ़े हम लोग इंडियन इकोनॉमी में, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल और स्ट्रक्चरल, तीनों क्या है, तीनों इन्फ्लेशन यहाँ पे मौजूद है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिमांड, यहाँ का यूथ पॉपुलेशन है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है, लोगों की इनकम डेली बढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी, है ना, वेलफेयर स्कीम में खर्च करती है, इसलिए डिमांड हमेशा बना रहता है, और डिमांड इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी इंडिया में है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, वहाँ पे आप देखें कि जो 70 रुपये बैरल मिल रहा था वो हो गया 100+, जिससे क्या होगा, इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़े, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से सभी चीज़ के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। ये लाइव एग्जांपल है आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। गैस सिलेंडर वाला जो कल एग्जांपल आपको दिए थे, है ना, कि जैसे वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सिलेंडर मिलना बंद हो गया, हुआ ये था होर्डिंग, ठीक है, यही हुआ था। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में तीनों चीज़ एग्जिस्ट करता है। अब इसको, है ना, सवाल ये है कि इन तीनों चीज़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए क्या उपाय है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और जो हमारी सेंट्रल बैंक है RBI, वो क्या कर सकती है। इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इसको ख़त्म करने का उपाय भी तो होना चाहिए, होगा भी। तो जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है और कॉस्टफुल इन्फ्लेशन है, इसमें RBI कुछ नहीं कर सकती है। आपको लगता है कुछ कर सकती है RBI? किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना, लागत उसका बढ़ गया, जिससे बाकी सामानें क्या हो गई, महंगी हो गई, LPG गैस महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, इसमें RBI क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है कि कॉमन पीपल्स को हेल्प करने के लिए उसमें सब्सिडी दे सकती है ना, सब्सिडी दे सकती है, जिससे क्या हो, पब्लिक को सहूलियत हो। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इन सब पे रोक लगा सकती है ना, होर्डिंग करने पे, ब्लैक मार्केटिंग पे रोक लगा सकती है। हाँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए RBI क्या करती है, अपना मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, उसको कम करती है, घटाती है, बढ़ाती है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या करेगी, मनी सप्लाई को
ऑब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगी, CRR को बढ़ाएगी, SLR को बढ़ाएगी, है ना। तो RBI के हाथ में केवल एक चीज़ है, वो कौन सा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम करना, ठीक है, मेनली वही होता है। और इसी को कम करने के लिए RBI क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है ना, समझ में आया। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना RBI और सरकार, गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले, लेकिन गवर्नमेंट अगर इस पर कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो दोनों की क्या है? कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जाके इन्फ्लेशन क्या होगा? कंट्रोल होगा, समझ में आया। तो अगर स्टेटमेंट अगर आए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, ऑप्शन में अगर दोनों दिया है तो दोनों होगा, अगर नहीं दिया है तो RBI होगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है UPSC में, सेम क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है RBI, है ना। अगर दोनों दिया हुआ है, मान लीजिए कि ऑप्शन में RBI भी है और गवर्नमेंट भी है, ठीक है, बोथ का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर बोथ दिया है तब तो बोथ होगा, बोथ अगर नहीं दिया है तो आप किस पे जाएंगे? ठीक है, बोथ अगर नहीं दिया होगा तो, क्योंकि अभी पैटर्न भी चेंज हुआ पीटी का, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़े भी होंगे। 4 ऑप्शन पहले 4 ही आते थे, अभी 5 आ गया। 5वां क्या है? ई ऑप्शन। उसमें क्या रहेगा कि जो आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको टिक करना है ना। पहले कुछ और था, ऑल ऑफ एबव नॉन ऑफ दिस, एक ही में होता था 5वां ऑप्शन। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया है उसको क्या करना है ना, बॉल बनाना है। तो अगर दिया है RBI गवर्नमेंट तो आप किसको करेंगे? RBI, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, है ना। ये सब क्या है? इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स है जो पूछा जाता है। इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लीजिए। Some important concept या terms related to inflation। पहला डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का एकदम अपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता था? सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं, गुड्स की प्राइसेस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं, क्या होती है? कंटिन्यूअस डिक्लाइन कर दी जाती है, प्राइस घटने लगता है ना। ऐसा क्यों होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और डिमांड क्या होता है? कम होता है। आप देखे होंगे बरसात के सीज़न में जो सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं? घटने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रोडक्शन खूब होता है और सबके घर होता है ना। लोग अपने अगर आसपास उगाए हुए हैं छोटे से अपने गार्डन में, वहाँ भी हो रहा है प्रोडक्शन, है ना। तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है और डिमांड क्या होता है? कम रहता है। तो आप देखिएगा लौकी, नेनुआ, ये सब जितने भी चीज़ें हैं 2 रुपया 1 रुपये किलो मिलने लगता है मार्केट में। तो ऐसा क्यों होता है? सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड उसके रिस्पेक्ट में कम है। डिमांड है लेकिन सप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या है? कम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। समझ में आया? इसमें क्या होता है? सप्लाई, ये हाई का साइन है ना, ज़्यादा है, और डिमांड क्या होता है?
कम होता है, जिससे क्या होता है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन्फ्लेशन में हम लोग पढ़े कि डिमांड क्यों बढ़ता है। डिमांड, मनी सप्लाई ज़्यादा आती है। मनी सप्लाई आने के पीछे कई सारे रीजन्स है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कम हो गया। डिमांड कम होने के पीछे क्या रीज़न होगा? ठीक है, ठीक है। सबसे पहला तो ये आपने बताया, तो ये तो दूसरा फैक्टर हो गया कि बरसात में निकलना नहीं चाहता, है ना। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहला ये होगा कि या तो मनी सप्लाई नहीं है, लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं, पहला। तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? पैसा, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। डिमांड कम होने के पीछे दो तीन रीजन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई का कम होना, ठीक है, या तो उस इकोनॉमी में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, या एक और चीज़ हो सकता है, या तो जो इकोनॉमी है अपने जो अपर लेवल है, एक्सट्रीम है, उस पर पहुंच गई है ना। मान लीजिए कि इंडिया में डिमांड एसी का, फ्रिज का, कूलर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास नहीं है। जब सबके पास एसी, फ्रिज, कूलर आ जाएगा तो इसकी डिमांड रहेगी। आपको लगता है कि अमेरिका जैसे कंट्री में एसी की डिमांड होगी जितना इंडिया में डिमांड है? इंडिया के रिस्पेक्ट में वहाँ पे एसी, फ्रिज की डिमांड होगा? नहीं होगा जितना डिमांड इंडिया में है ना। क्यों? क्योंकि अपने अपर लेवल पे क्या हो गया है, पहुँच गया है। अब उसको केवल डेली नीड्स की चीज़ें चाहिए, डेली यूज की चीज़ें चाहिए, है ना, जिसमें ज़्यादा कॉस्टिंग है, जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो फुलफिल हो चुका है। तो तीन चार चीज़ें होती हैं डिमांड कम होने के पीछे। या तो मनी सप्लाई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, ठीक है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, या इकोनॉमी अपने क्या हो गया, एक्सट्रीम पे पहुंच गई। तब क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डिफ्लेशन, है ना। तो डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या होगा, डिफ्लेशन। डिमांड कम होने के पीछे कौन कौन से रीजन है हमने बता दिया आपको, ठीक। नोट डाउन करा दें कि रहने दें? हाँ, इसमें ऐसे बना लीजिए ना, ठीक है। और डिमांड कम क्यों होता है और डिमांड ज़्यादा क्यों होता है वो समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, ये भी एक इन्फ्लेशन ही है, लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन करते जाता है। इसको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। किस में? रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, अभी बता रहे हैं आपको। उसमें महंगाई कम नहीं हो रही है ना, अभी बताते हैं, दोनों में डिफरेंस बताते हैं आपको। डिसइन्फ्लेशन, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले 100 रुपीज़ है, अब कितना हो गया, आवेश 110। ये हम डेटा लिख दे रहे हैं 2024, 2025, 2026। अब ये हो गया आवेश 115। आप देखिए यहाँ 100 था, इतना यहाँ पे कितना हो गया, 110। यहाँ पे कितना हो गया? अगर परसेंटेज में वेट निकालेंगे, वेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना परसेंट बढ़ा यहाँ पे, 10%। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा, 110 का 110 से 115 होगा, कितना, 5 बढ़ा, कितना परसेंट होगा, 5%, 5%।
यहाँ इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, लेकिन जो वेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या होता है, वो डिक्लाइन करता जाता है। तो यही डिफरेंस है उसमें। उसमें क्या होता है कि नीचे ही आता जाता है, नीचे पहले 100 था, नीचे आ गया 90 हो गया, 80 हो गया, है ना। तो यहाँ वेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात हो रही है, नॉट इन्फ्लेशन, ठीक है ना, समझ में आया। यही डिफरेंस है। डिसइन्फ्लेशन, टर्म्स को याद रखिएगा, आदमी कंफ्यूज कर जाता है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, समझ में आया। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है कि वेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो जाए, डिक्लाइन करते जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। इट इज अ फॉर्म ऑफ inflation with continuously declining rate, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ले। अगर मैं कहूँ कि डिसइन्फ्लेशन है ना, हमेशा क्या, ऑलवेज इन्फ्लेशन, बट इन्फ्लेशन ऑलवेज नॉट डिसइन्फ्लेशन, सही है। डिसइन्फ्लेशन का एवरी केस क्या होगा, ऑलवेज इन्फ्लेशन होगा, है ना। लेकिन इन्फ्लेशन का एवरी केस ऑलवेज डिसइन्फ्लेशन नहीं होगा। समझ में इसको नोट डाउन कीजिए, फिर समझा देता हूँ। एवरी इंस्टेंस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, every instance of disinflation is form of inflation, but not every instance of inflation is disinflation. समझ में आया? ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? बोलिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सभी जो टर्मिनोलॉजी है एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। तो एक दो बार पढ़ेंगे, आप यहाँ पढ़ लिए, फिर घर जाके क्या कीजिए, लेक्चर को और जो लिखे हैं उसको रिमाइंड कीजिए, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको देख लीजिए। और फिर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, है ना, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन का एवरी केसेस क्या होगा, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई का बढ़ना, क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ रहा है यहाँ पे 100 से 110, 110 से 115, ये क्लियर। तो एवरी केस ऑफ डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन का एवरी केस डिसइन्फ्लेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ 100 रुपीज़ है, 105 हो गया, है ना, फिर 102 हो जाएगा, या 106 होगा, 110 हो जाए, इसका परसेंटेज निकालिएगा तो क्या होगा, डिक्लाइनिंग रेट में नहीं आएगा। अगर यहाँ 5% है, फिर 105 का निकालेंगे यहाँ पे तो डिक्लाइनिंग रेट में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन का जितना केस है, एवरी केस ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट डिसइन्फ्लेशन। तो इसको याद रखिएगा खाली, और समझने का हो तो ऐसे बना के आप एनालाइज करके समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यही है मेन थीम जो है ना, ये है कि डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ने का जो रेट होगा वो क्या होगा, डिक्लाइन करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
एविफ्लेशन, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। आफ्टर कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग इन द प्राइस, आफ्टर कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइस, after continuous decline in the price, when the price starts reviving again, then after continuous decline in the price, when the price start reviving again, then it is termed as reflation। ठीक है, देखिए जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस लगातार डाउन होते जाते हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है, रिसेशन में जाने लगती है। रिसेशन समझते हैं मंदी, है ना। जब डिमांड नहीं होगा, है ना, डिमांड कम होगा मार्केट में, तो मार्केट में सबकी प्राइसेस क्या होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। तब क्या होता है, उस देश की गवर्नमेंट और उस देश की सेंट्रल बैंक, है ना, उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए, है ना, लोगों को डिमांड को क्रिएट करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करते हैं, आरबीआई, है ना, या जो भी बैंक है, कमर्शियल बैंक, मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, लिक्विडिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देते हैं ताकि मनी सप्लाई मार्केट में बने। सरकार क्या करती है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, जो भी टैक्स है, टैक्स के रेट को क्या करती है, कम करती है, सब्सिडी दिया जाता है, डिफरेंट तरीके अपनाकर, डिफरेंट मेथड से क्या किया जाता है, मार्केट में लोगों के पास सब पैसा पहुंचाया जाता है, मनी सप्लाई को क्रिएट किया जाता है ना। उसमें फिर मनी सप्लाई क्रिएट होने के बाद फिर से डिमांड होता है ना, और फिर से डिमांड होने लगता है और इकोनॉमी, वस्तुओं और सेवाओं के, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस फिर से बढ़ने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं, है ना। यानी मंदी से निकालने का एक तरीका। रिसेशन जब आता है तो सरकार क्या करती है, कम इंटरेस्ट पे क्या करती है, लोन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, टैक्स में छूट देगी, सब्सिडी देगी, ताकि लोगों के पास क्या हो, सेविंग हो, पैसा रहे, है ना। पैसा होगा तो डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मार्केट में इन्फ्लेशन शून्य कभी नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए, है ना, 2 से 4 के बीच, +-2 का एक रेशियो दिया था, कभी 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 2 से नीचे जा रहा है तो समझिए कि इकोनॉमी में डिमांड कम है। जब इकोनॉमी में डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा तो जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में कमी होगी, फिर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। आप देखे होंगे कोविड के टाइम में हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था माइनस में चला गया था। क्यों? क्योंकि सब लोग घरों में कैद थे, डिमांड था ही नहीं। जब डिमांड नहीं था तो सभी फैक्ट्रियाँ बंद थी, प्रोडक्शन लो था, है ना, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। तो उसको फिर से रिवाइव करने के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स में छूट देगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, आरबीआई अपना पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, है ना, और बढ़ाकर प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस नीचे, है ना, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना, है ना। और डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, हाँ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो जाए, डिक्लाइन करे। इन्फ्लेशन है लेकिन उसका रेट क्या हो, धीरे धीरे डिक्लाइन करे। अब इन्फ्लेशन क्या है, फिर से प्राइस, हाँ हाँ, इन्फ्लेशन। ठीक, समझ गए। अगला एक क्वेश्चन आता है स्टैगफ्लेशन, नोट कर लीजिए। देखिए टाइम भी हो गया क्या आप लोग का, अच्छा ठीक है, पढ़िए तब तक, आज तो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा।
इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें अगर बिना समझे आगे बढ़ेंगे तो अगला कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। स्टैगफ्लेशन ये थोड़ा अलग ही है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग मीन्स स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ, ठीक है। और इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको समझिए फिर बताते हैं आपको। ये कंट्राडिक्टरी है ना। इसमें यह है कि आप देखे होंगे कि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब मार्केट में डिमांड हो, है ना। डिमांड होना का मतलब क्या होगा? डिमांड होगा तो सप्लाई भी उसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना पड़ता है, जिससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट रहता है, रुका हुआ है। उसके बाद भी क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। इन्फ्लेशन विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट्स कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। समझ में आया? तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, बैक में जाइए कि डिमांड भी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, है ना। थोड़ा सा बैक में जाइए, फ्लैशबैक। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब डिमांड भी नहीं होता है उसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? दो रीज़न है, स्ट्रक्चरल और कॉस्टफुल, है ना। यही ना होगा, ठीक है। सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है ना, डिमांड नहीं है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन क्या होता है? बढ़ रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इसका एक ग्राफ बनता है, पहले लिख लीजिए, हम फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसे होता है इसका, इधर होगा इन्फ्लेशन, इधर होता है अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझ लीजिए थोड़ा। एक फिलिप्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, आप पढ़े होंगे। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे कहा जाता है फिलिप्स कर्व। ऐसे दिया था, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या है? इन्फ्लेशन। और ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है? कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा या जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम होता जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये जनरल रूल भी है, आप दिमाग को लगाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं होगा, मनी सरप्लस नहीं होगा, मनी सप्लाई कम होगा, डिमांड कम होगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम होगा। तो यही बात कौन कहा था? यही बात कौन कहे थे? फिलिप्स कहे थे। कौन कहे थे? फिलिप्स। इसीलिए इसको कहते हैं फिलिप्स कर्व। क्या बोलते हैं इसको? तो क्वेश्चन भी आता है कि फिलिप्स कर्व क्या है, किसके किसके बीच के रिलेशन को शो करता है? तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के रिलेशन को शो करता है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि ये चीज़ें फॉलो नहीं होती, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। ये क्या है? इन्फ्लेशन। और ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगफ्लेशन ग्राफ ऐसे चला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और क्या होता है? इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये क्या है? स्टैगफ्लेशन है।
समझ में आया? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्राडिक्टरी कंडीशन है ये। इसको बना लीजिए, फिर लिखवा देते हैं आपको। ये फिलिप्स कर्व है और ये स्टैगफ्लेशन का कर्व है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए इट इज अ contradictory condition, contradictory situation, it is a contradictory situation in which inflation exists without economic growth, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और एक लाइन और लिख लीजिए, इन दैट सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व क्या करता है, किसके किसके बीच का रिलेशन है आप बताइए? अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन क्या करता है, शो करता है ना। ये क्या है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इन्फ्लेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मैथ में अगर देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। और इसमें इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डायरेक्टिव है ना, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू ये कौन सा है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। समझ में गया? स्टैगफ्लेशन से क्वेश्चन पूछा है आपको उसमें 70th बीपीएससी में स्टैगफ्लेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपकी वाई को देखेंगे, हम करा भी देंगे आपको ये खत्म होने के बाद। यहाँ तक डाउट बताइए। वही तो मैं डिस्कस किया अभी कि आखिर क्यों ऐसा होता है स्टैगफ्लेशन में, मैं बता दे रहा हूँ आपको। स्टैगफ्लेशन में हमने क्या कहा कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ना था। इन्फ्लेशन एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक यहां से समझिए, सप्लाई एंड डिमांड। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है, सप्लाई से जुड़ा हुआ है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ सप्लाई से जुड़ा हुआ है। डिमांड बढ़ेगा, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या बढ़ेगा, सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। इस सप्लाई जब बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है कि डिमांड नहीं बढ़ता है, डिमांड कम रहता है ना। जब डिमांड कम रहेगा तो क्या होगा, सप्लाई पर असर पड़ेगा, है ना। डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा भी हो, तो जब डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा, सप्लाई पर असर पड़ेगा। और सप्लाई पर असर पड़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो डाउन, है ना। ऐसा जब होगा उसके बाद भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या हो, बढ़े, तो क्यों बढ़ते हैं, इस कंडीशन के बाद भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे दो ही रीजन होता है, या तो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन है या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। समझ में आया, या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यही है कि सप्लाई भी
सप्लाई डिमांड भी नहीं है ना, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या तो उसको होर्डिंग कर ली गई है, या जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहीं से महंगा आ रहा है ना, हम महंगा खरीद रहे हैं इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। दो ही कारण हो सकता है, या तो होर्डिंग करके रख लिए हैं हम, मार्केट में उसको सप्लाई नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इन्फ्लेशन का दो ही रीज़न है, कॉस्टफुल या स्ट्रक्चरल, है ना। इसमें डिमांड नहीं होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। और उसमें क्या होता है डिमांड पुल में, कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। उसमें इन्फ्लेशन रहता है लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहता है। ठीक है। चलिए एक चीज़ और इसमें हम डिस्कस कर दें आपसे, और भी टर्मिनोलॉजी है लेकिन समय की कमी है। अभी आप लोगों ने वेनेजुएला का केस सुना होगा, श्रीलंका का केस सुना होगा, सूडान का, ईरान का, है ना। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है ना। उसका क्या नाम, उसको हम क्या नाम देते हैं उसको हम जान लेते हैं। एक हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी के लिए, है ना, ये हम जान लेते हैं। ये कौन सा रेट है? इन्फ्लेशन रेट, है ना। इन्फ्लेशन का रेट कितना होना चाहिए, कितने रेट से इन्फ्लेशन होगा, तो किसी भी इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए कितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए तो इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाएगा, है ना। पहला है इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा है रन अवे इन्फ्लेशन, रन अवे। और फोर्थ है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम लिख दे रहे हैं आपको। इसमें होता है 3%, इसमें होता है 3 से 10%, यहाँ होता है 10 to 30, और यहाँ होता है 50% के एबव। समझते जाते हैं। किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना किस बात का सबूत है, किस बात का एग्जाम्पल है? लोगों के पास डिमांड, यानी इकोनॉमी में डिमांड बना हुआ है ना। क्रीपिंग इन्फ्लेशन माना जाता है कि जिस भी कंट्री में 3% के आसपास इन्फ्लेशन है तो उसे कहते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना। क्रीप मतलब क्या होता है? रेंगना, है ना। ठीक है, कि धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या है, डिमांड एकदम कम नहीं है, डिमांड लगभग डेली कुछ ना कुछ, है ना, इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है, कुछ खरीदा और बेचा जा रहा है। डेवलप्ड इकोनॉमी में ये होता है। डेवलप्ड इकोनॉमी जितनी भी है, अगर 3% के आसपास वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है तो समझिए कि वो ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए 3% इन्फ्लेशन। 3 to 10%, इंडिया इस कैटेगरी में आता है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है? अभी सीपीआई 2024-25 का डेटा बजट में दिया गया था, सीपीआई था 4.9%। कितना? 4.9% इंडिया का है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर 3 से 10% के बीच में है, हालांकि आरबीआई का रिकमेंडेशन है कि 4 ± 2, यानी
4 ± 2 यानी 2 से 6 के बीच में क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 6 से ऊपर जाता है तो इकोनॉमी के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए, लगभग डेवलपिंग इकोनॉमी में ये होता है। ये वाला जो 2 कंडीशन है ये बहुत ही खतरनाक है। ये वाला जो 2 कंडीशन है इकोनॉमी के लिए क्या है, इट इज अ गुड फॉर इकोनॉमी, है ना, कीपिंग और वॉकिंग, बट वन वे एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज अ बैड फॉर इकोनॉमी, है ना। 10 to 30% या 50% का जो इन्फ्लेशन होता है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको डेटा बताऊं, वेनेजुएला में ऐसा क्यों हुआ। मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि वेनेजुएला में इन्फ्लेशन जो वेट था, वेट ऑफ इन्फ्लेशन 686% बढ़ गया था, 686, इतना ज़्यादा। ठीक है, अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन है 30%, सूडान में 50%, है ना, ईरान में 45%। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी, जब भी कहीं भी युद्ध होता है तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ना तय है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 1945 में हंगरी का इन्फ्लेशन हो गया था 100%, है ना। एक डेटा मैं देख रहा था कि एवरी 15 आवर्स में वस्तुओं के दाम क्या होते थे, दो गुना बढ़ जा रहे थे। ये हंगरी की बात है ना, इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, समझ में आया। तो ये जो है वन वे इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, हाइपर इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल कौन है, वेनेजुएला, ठीक है, और भी है आपको हंगरी हो जाएगा 1945 में, सूडान हो जाएगा। ठीक है, इधर वन वे इन्फ्लेशन में आ जाएगा अर्जेंटीना, यहाँ 30% है, ईरान हो जाएगा, है ना। तो ये सब रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्रीपिंग, वॉकिंग, वन वे, हाइपर, है ना। वन वे एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज अ बैड फॉर इकोनॉमी, और ये हेल्दी या गुड फॉर इकोनॉमी होता है, क्रीपिंग ऑफ वॉकिंग। ठीक है, चलिए और बता दें, अभी करंट अफेयर्स की क्लास भी आप लोग की तो रहने दिया जाए। फिर अभी इसमें बचा हुआ है आपको कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, जो करंट बेस्ड टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, CPI, WPI, IIP, है ना, सबका बेस ईयर चेंज हुआ है। बेस ईयर क्या होता है वो सब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं, और कुछ और भी कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है, जैसे कि को इन्फ्लेशन, SQ इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है ना। ये सारा चीज़ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है। एक क्लास कल इसको ख़त्म करके हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए तो इतना ही, थैंक यू। बाकी इसको रिवीजन कीजिए आप लोग।